द डिबेट में आपका स्वागत है। जब हम किसी कागज पर छपे नक्शे को देखते हैं तो नदियां बड़ी साफ सुथरी नीली रेखाओं की तरह दिखती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। एकदम एक ब्लूप्रिंट की तरह, जहाँ सब कुछ व्यवस्थित और बहुत शांत नजर आता है। सही कहा। लेकिन जब आप उस नक्शे से बाहर निकलकर असल जमीन पर आते हैं तो वो नीली रेखा एक जटिल, उफनती और कई बार सूखती हुई वास्तविकता बन जाती है। बिल्कुल, तब वो साफ सुथरा ब्लूप्रिंट काम नहीं आता। और आज हम इसी वास्तविकता पर बात कर रहे हैं। हमारे विमर्श का केंद्र है भारत का हृदय, मतलब मध्य प्रदेश, और उसकी भौगोलिक संरचना, जिसे अक्सर नदियों का मायका कहा जाता है। क्योंकि ये राज्य एक ऊंचे पठार की तरह है, जहां से नदियां जन्म लेती हैं और चारों दिशाओं में बहती हैं। हाँ, और इसी भूगोल के भीतर से आज का सबसे ज्वलंत सवाल पैदा होता है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, यानी केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। तो सवाल ये है कि क्या एक नदी के अतिरिक्त पानी को दूसरी नदी में मोड़ना मानव विकास और सूखे से निपटने के लिए एक आवश्यक इंजीनियरिंग है, या फिर ये प्रकृति के मूल मिजाज और इकोसिस्टम के साथ एक विनाशकारी छेड़छाड़ है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत बुनियादी है। बिल्कुल है, और मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि बुंदेलखंड जैसे भीषण सूखे वाले इलाकों में जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये मानव हस्तक्षेप एक व्यावहारिक और नितांत आवश्यकता है। आप बुंदेलखंड के सूखे की बात कर रही हैं, जो यकीनन एक त्रासदी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस पूरी परियोजना की बुनियाद को ही खारिज करता हूँ। अच्छा, बुनियाद को ही? हाँ, मेरा तर्क ये है कि प्रकृति में अतिरिक्त पानी, या जो सरप्लस वाटर कहते हैं ना, ऐसी कोई अवधारणा होती ही नहीं है। ये इंसानों द्वारा गढ़ा गया एक बहुत ही सुविधाजनक और खतरनाक झूठ है। खतरनाक झूठ? ये थोड़ा सख्त शब्द नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी नदी का हर एक कतरा, हर एक बाढ़ उसके अपने जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। विकास के नाम पर केन नदी का पानी मोड़ने से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए डूब जाएगा। मतलब आप एक जगह का सूखा खत्म करने के लिए दूसरी जगह के पूरे इकोसिस्टम की बलि दे रही हैं। ये कोई भौगोलिक प्रबंधन नहीं है, ये एक पारिस्थितिक आपदा है। आप इसे आपदा कह रहे हैं, लेकिन देखिए, आइए जमीनी हकीकत और स्थिति की गंभीरता को समझें। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब बेतवा नदी को ही देखिए। रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलने वाली ये नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। एक समय पर थी। हाँ, और आज इसकी क्या स्थिति है? पानी की भारी कमी और प्रदूषण के कारण लोग इसे व्यंग में मध्य प्रदेश की गंगा कहने लगे हैं। ये अब कोई तारीफ नहीं है। हाँ, ये एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल। बुंदेलखंड में लोग पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलते हैं। खेती बर्बाद हो चुकी है। अब दूसरी तरफ केन नदी है, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा साफ दिखाता है कि केन बेसिन में तुलनात्मक रूप से पानी का बहाव ज्यादा है। डेटा तो है, लेकिन तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि केन के उस पानी को एक नहर के जरिए बेतवा में लाना, जहां लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, सिंचाई और पीने के पानी के संकट का सबसे ठोस, वैज्ञानिक और तर्कसंगत समाधान क्यों नहीं है? हम तकनीक का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं ना? देखिए, आप हाइड्रोलॉजिकल डेटा का हवाला दे रही हैं, तो चलिए उसी डेटा के पीछे के विज्ञान पर बात करते हैं। ये सरप्लस या अतिरिक्त पानी का घनत्व कैसे तय होता है? नदी के जल स्तर को मापकर। हाँ, इंजीनियर सिर्फ ये देखते हैं कि साल के कुछ महीनों में नदी में उफान आता है और वे उस उफान को बेकार बह जाने वाला पानी मान लेते हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि नदी को अपने किनारों की सफाई करने, गाद या सिल्ट को बहाकर ले जाने के लिए, मतलब फ्लशिंग के लिए, बिल्कुल उसी पीक मॉनसून के उफान की जरूरत होती है मछलियों के प्रजनन चक्र को शुरू करने के लिए भी। केन नदी से पानी हटाने का सीधा मतलब है कि आप नदी की उस प्राकृतिक फ्लशिंग प्रणाली को खत्म कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक नहर के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 90 वर्ग किलोमीटर का मुख्य इलाका पानी में डूब जाएगा। हाँ, वो एक चिंता का विषय जरूर है। चिंता? बाघों का घर, गिद्धों के घोंसले, हिरणों के चरने की जगह, सब कुछ खत्म। आप बुंदेलखंड के इंसानों की प्यास बुझाने का तर्क दे रही हैं, लेकिन क्या
एक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पन्ना के वन्य जीवों को बेघर कर देना न्याय संगत है? यहाँ आपको ये समझना होगा कि मानव इतिहास हमेशा से प्राकृतिक चुनौतियों और भौगोलिक बाधाओं के प्रबंधन का इतिहास रहा है। क्या हम चंबल नदी का उदाहरण नहीं ले सकते? चंबल? हाँ, जब प्रकृति विनाशकारी होती है तो हमें हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। एक मिनट, चंबल की स्थिति और दो अलग-अलग नदियों को आपस में जोड़ना, ये दोनों बिल्कुल अलग वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मूल सिद्धांत एक ही है, भौगोलिक इंजीनियरिंग। आप देखिए कि चंबल नदी कैसे व्यवहार करती है। इंदौर के पास महू की जानापावा पहाड़ियों से इसका जन्म होता है ना? हाँ, वहां से निकलती है। जब ये नदी मालवा के पठार से नीचे उतरती है तो इसके बहाव की गति इतनी तेज और आक्रामक हो जाती है कि ये किनारों की नर्म जलोढ़ मिट्टी को बेरहमी से काटती है, जिसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। बिल्कुल, भूगोल के भाषा में गुली इरोजन। पानी इतनी तेजी से गिरता है कि वो गहरी खाइयां और उबड़-खाबड़ घाटियां बना देता है, जिन्हें हम बीहड़ या रवीन्स कहते हैं। भूगोल ने यहाँ इतिहास रच दिया। इन्हीं बीहड़ों ने दशकों तक डकैतों को छुपने की सुरक्षित जगह दी। हाँ, वो तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो ये नदी अपने आप में एक विनाशकारी प्राकृतिक शक्ति थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने हाथ पर हाथ रखकर प्रकृति को अपना काम करने नहीं दिया। इंसानी इंजीनियरिंग ने कदम बढ़ाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल पर गांधी सागर बांध बनाया गया। और फिर राजस्थान में भी? सही, वहां राणा प्रताप सागर और कोटा के पास जवाहर सागर बांध बने। इन 3 बांधों ने मिलकर चंबल के उस अनियंत्रित गुस्सैल पानी को रोका, उसकी गति को कम किया और उसी विनाशकारी शक्ति को सिंचाई और बिजली में बदल दिया। अगर चंबल जैसी ताकतवर नदी की दिशा और दशा को हम इंजीनियरिंग के जरिए इंसान के फायदे के लिए मोड़ सकते हैं, तो केन बेतवा लिंक उसी दिशा में एक सफल प्रयास क्यों नहीं है? ये एक बहुत आकर्षक कहानी है, लेकिन देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खामी है। खामी? कैसी खामी? जब आप चंबल पर गांधी सागर या राणा प्रताप सागर बनाती हैं, तो आप उसी नदी के पानी की गति को उसी के बेसिन में नियंत्रित कर रही होती हैं। नदी का पानी अपने ही मूल इकोसिस्टम में रहता है। ठीक है, लेकिन केन बेतवा लिंक में आप एक बेसिन ट्रांसफर कर रही हैं। आप एक नदी, मतलब केन के जलीय जीवन का पानी और उसके सूक्ष्म जीवों को छीनकर उसे पूरी तरह से एक अलग भौगोलिक क्षेत्र यानी बेतवा में भेज रही हैं। बांध प्रवाह को नियंत्रित करता है, लेकिन बेसिन ट्रांसफर प्राकृतिक संतुलन को जड़ से बदल देता है। तो क्या नदियां प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं करती? नहीं, क्योंकि हर नदी की अपनी एक रासायनिक संरचना होती है, अपना एक पीएच स्तर होता है, अपनी अलग मछलियां होती हैं। जब आप 2 नदियों का पानी मिलाती हैं, तो आप 2 अलग-अलग दुनियाओं को टकराने पर मजबूर करती हैं। आप कह रहे हैं कि हम अलग-अलग दुनियाओं को टकरा रहे हैं, लेकिन क्या प्रकृति स्वयं पानी का वितरण अलग-अलग बेसिन्स और दिशाओं में नहीं करती? मैं आपको मध्य प्रदेश के ही भूगोल से एक बहुत सटीक उदाहरण देती हूँ। अच्छा, बताइए। आइए अमरकंटक के पठार को देखते हैं। अमरकंटक एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या अरीय अपवाह तंत्र का पालन करता है। अमरकंटक एक गुंबद की तरह काम करता है, एक केंद्रीय शिखर, और वहां से प्रकृति सबसे बड़े जल वितरक का काम करती है। वो नर्मदा को पश्चिम की ओर भेजती है, जो अपनी 1312 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है। हाँ, और सोन नदी को पूरब की ओर? हाँ, जो आगे जाकर सीधे पटना के पास गंगा में मिल जाती है, और वो जोहिला जैसी धारा को उत्तर की ओर भेजती है। मेरा पॉइंट ये है कि जब प्रकृति स्वयं एक ही स्रोत, एक ही पहाड़ से पानी को इतनी अलग-अलग दिशाओं में, अलग-अलग इकोसिस्टम और बेसिन में बांट सकती है, तो इंसान बुंदेलखंड के सूखे को खत्म करने के लिए एक नहर बनाकर उसी प्राकृतिक वितरण को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? लेकिन वो प्राकृतिक है। वही तो, हम तो सिर्फ उस काम को पूरा कर रहे हैं जो भूगोल ने अधूरा छोड़ दिया। हम भी तो बस एक कृत्रिम रेडियल ड्रेनेज ही बना रहे हैं। देखिए, मैं इस तर्क को सिरे से खारिज करता हूँ। आप इंसान की खोदी हुई एक कंक्रीट की नहर की तुलना लाखों सालों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं से कर रही हैं। तुलना तो बनती है ना, दोनों में पानी ही बह रहा है। नहीं, अमरकंटक का जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, वो कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। प्रकृति का वितरण उसकी भूगर्भीय वास्तविकता, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और चट्टानों के घिसाव का परिणाम है।
लेकिन अंततः दोनों में पानी ही बह रहा है। चाहे वो प्राकृतिक ढलान से बहे या हमारी बनाई हुई नहर से, पानी तो अपना काम करेगा ही। नहीं, पानी का बहना सिर्फ तरल पदार्थ का खिसकना नहीं है। इसके पीछे जमीन की भौतिकी काम करती है। चलिए नर्मदा और उसके दक्षिण में बहने वाली तापी नदी का ही उदाहरण लेते हैं। ये दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? क्या ये कोई इत्तेफाक है? भ्रंश घाटियों की वजह से। बिल्कुल। लाखों साल पहले धरती की विशाल प्लेटें खिसकीं और उनके बीच गहरी दरारें यानी रिफ्ट वैलीज बन गईं। ये नदियां उन भ्रंश घाटियों के सख्त चट्टानी रास्तों से तेज रफ्तार से बहती हैं। अब इसके तंत्र को समझिए। चूंकि ये घाटियां कठोर चट्टानों की बनी हैं, इसलिए नर्मदा और तापी अपने साथ बहुत कम गाद या सिल्ट लेकर चलती हैं। हाँ, और इसी कारण वे डेल्टा नहीं बनाती। सही कहा। जब ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिलती हैं, तो इनके पास समंदर के मुहाने पर बिछाने के लिए मिट्टी नहीं होती। हाँ, वे सीधे एक चौड़े मुहाने से समुद्र में गिरती हैं, जिसे हम ज्वारनद मुख या एस्च्योरी कहते हैं। एकदम सही। ये एस्च्योरी इसलिए बनती है क्योंकि भ्रंश घाटी की कठोर चट्टानें उसे गाद नहीं देती। ये उसकी भूगर्भीय नियति है, जिसका एक स्पष्ट विज्ञान है। या फिर आप माही नदी को ही देख लीजिए, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, भारत की एकमात्र नदी। वो पहले उत्तर की ओर जाती है, कर्क रेखा पार करती है, फिर अचानक यू टर्न लेकर वापस दक्षिण पश्चिम की ओर क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं उसका रास्ता रोकती हैं। वहां की जमीन की बनावट उसे यू टर्न लेने पर मजबूर करती है। समझ रही हूँ आपकी बात। ये सब प्राकृतिक है। जमीन की बनावट, पहाड़ और घाटियां तय करते हैं कि पानी कहाँ जाएगा और कैसे बहेगा। लेकिन जब आप कृत्रिम रूप से केन का पानी बेतवा में मोड़ती हैं, तो आप उस लाखों साल पुरानी भू संरचना का सम्मान नहीं कर रही होती। आप एक पहाड़ को काटकर, एक जंगल को डुबोकर प्रकृति के खिलाफ जा रही हैं। देखिए, आपकी भूगर्भीय व्याख्या बहुत सटीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप एक बार फिर मानवीय और सांस्कृतिक पहलू को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये नदियाँ सिर्फ भ्रंश घाटियों या दरारों में बहने वाला H2O नहीं है। तो और क्या है? ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना तंत्र है, जो उत्तर की ओर जाता है और जिसमें राज्य का लगभग 55% पानी जाता है। इसी पानी के किनारे हमारी सभ्यताएं बसी हैं। मैं सभ्यताओं के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपती हैं। नदियां सभ्यताओं के लिए अपना रास्ता नहीं बदलती। तो जब वे नदियां सूखने लगें, तो क्या हम अपनी सभ्यताओं को मरने के लिए छोड़ दें? आप शिप्रा नदी को देखिए, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। वो सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है। उसी के किनारे उज्जैन का प्राचीन शहर बसा है, जहां हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। हाँ, वो तो है। उसी तरह बेतवा के किनारे ओरछा और विदिशा जैसे महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर बसे हैं। इन शहरों का पूरा अस्तित्व, पर्यटन और आजीविका नदी पर निर्भर है। यदि हम केवल पारिस्थितिकी तंत्र के तर्क से चिपके रहें और बेतवा को सूखने दें, तो हम सिर्फ एक नदी नहीं खोएंगे, हम एक पूरी सभ्यता, उसके इतिहास और वहां पनपने वाली अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल देंगे। नदियों में पानी लाना वास्तव में मानव संस्कृति को बचाना है। आप संस्कृति बचाने की बात कर रही हैं, लेकिन संस्कृति प्रकृति पर निर्भर करती है, उसके विनाश पर नहीं। क्या एक क्षेत्र की संस्कृति को बचाने के लिए पन्ना के बाघों और जीवों के घर को डुबाना न्यायसंगत है? लेकिन इंसान की जरूरतें और बेतवा नदी में ये जल संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये रातों रात नहीं आया। ये हमारे ही कुप्रबंधन का नतीजा है। हम अपने जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, बेतहाशा बोरवेल खोदकर भूजल का अंधाधुंध दोहन करते हैं, और फिर जब हमारी अपनी नदियां सूखने लगती हैं, तो हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय समाधान के लिए किसी दूसरी स्वस्थ नदी की ओर देखते हैं, जैसे कि केन। हाँ, केन बेतवा लिंक एक चेतावनी है। हम एक बीमारी यानी जल कुप्रबंधन का इलाज दूसरी बीमारी यानी पारिस्थितिकी विनाश से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कुप्रबंधन कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे इंसान की भौगोलिक समझ का विकास मानती हूँ। हम ये क्यों मान ले कि मानव हस्तक्षेप हमेशा विनाशकारी ही होगा? हम नदियों के नेटवर्क को बहुत गहराई से समझते हैं।